हाय गाइस, स्वागत है आपका युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू एक्ट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। आई होप ये एमसीक्यू सीरीज आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, Under Section 1, Subsection 2 of the NDPS Act 1985, the Act applies to which of the following? पूछा गया है कि ये जो एक्ट है जो धारा 1 सबसेक्शन 2 के अनुसार किस अधिनियम कहाँ पर लागू होता है। तो ये जो एक्ट है लागू होता है होल ऑफ इंडिया प्लस इंडियन सिटीजन ऑफ आउटसाइड इंडिया। द राइट ऑप्शन बी, संपूर्ण भारत पर भारत के नागरिक जो विदेशों में हैं उन पर लागू होता है। इसको हम देख लेते हैं। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट स्टेट्स दैट द एक्ट्स अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया, टू द ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, टू ऑल पर्सन और इंडियन रजिस्टर्ड शिप्स और एयरक्राफ्ट वेयर एवर दे मे बी। तो यहाँ पर ये एक्ट लागू होगा जो संपूर्ण भारत पर, विदेश में अगर कोई भारतीय है उस पर लागू होगा, और जो भी हमारे इंडियन रजिस्टर्ड शिप वगैरह है, एयरक्राफ्ट है, वो कहीं पर भी हो, पर ये इस पर विमान पर सवार किसी भी व्यक्ति पर लागू है। तो इन पर जो रजिस्टर्ड जो शिप है इस पर अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर भी ये लागू होगा। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ये मेंशन करता है। इसके बारे में और देख लेते हैं। ये एक्ट नंबर जो है 61 है। इसका इनेक्टमेंट डेट जो है 16 सितंबर 1985। इन्फोर्समेंट डेट जो होगी वो है 14 नवंबर 1985। ठीक है, और ये पूरे होल ऑफ इंडिया पे लागू है। हिंदी में इसको बोलेंगे स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट डज कैनबिस हेम्प नॉट इंक्लूड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 3? तो धारा 2 की क्लॉज 3 के अनुसार कैनबिस जो भांग है उसमें क्या शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल में जो आ जाएगा वो चरस, ठीक है, गांजा जो है वो आ जाएगा, और मिक्सचर ऑफ कैनबिस, ये तीनों आएंगे। और क्या नहीं आएगा, सीड्स एंड लीव्स नॉट अकम्पनाइड बाय टॉप्स। तो ऐसे बीज और पत्तियां जो बिना फल फूलों के है, उसके टॉप के बिना, वो इसमें शामिल नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 clause 3 defines cannabis hemp as a चरस, रेजिन, गांजा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स, एक्सक्लूडिंग क्या करा गया है इसमें, सीड्स एंड लीव्स और मिक्सचर ऑफ द अबोव, इनमें से किसी का भी जो मिक्सचर है तो ये सब इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बीज और पत्तियां यदि शीर्ष के साथ नहीं, टॉप के साथ नहीं है, अगर फ्लावर और फ्रूट जो है उसके टॉप के साथ नहीं है तो वो कैनबिस में नहीं माना जाएगा। ये डेफिनेशन में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिक्ट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 3 मीन्स। तो धारा 2 क्लॉज 1 के अनुसार एडिक्ट का अर्थ क्या है। तो एडिक्ट का अर्थ होगा पर्सन डिपेंडेंट ऑन नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नशे पर निर्भर व्यक्ति जो होगा वो एडिक्ट के डेफिनेशन में आएगा इस एक्ट के तहत। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अनुसार एडिक्ट वह व्यक्ति जो किसी मादक पदार्थ या मन प्रभावी पदार्थ पर निर्भर हो चुका है। यह निर्भरता शारीरिक या मानसिक दोनों हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, commercial quantity under section 2(7) clause 7A is decided by। तो सेक्शन 2 क्लॉज 7A के अनुसार कमर्शियल क्वांटिटी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो कमर्शियल क्वांटिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Section 2 clause 7A states that the central government via notification in the official gazette declare the quantity what will be considered commercial। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी
कि किस क्वांटिटी को कमर्शियल रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है हीरोइन ने कि 250 ग्राम जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अधिसूचना में बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, under section 2 clause 5 which of the following is not included in coca derivatives? धारा 2 क्लॉज 5 के अनुसार कोका डेरिवेटिव्स में से क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ जो शामिल नहीं है वो है कैनेबिस रेजिन, जो भांग के चरस जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 5 इंक्लूड्स द फॉलोइंग एज कोको डेरिवेटिव्स। तो किस किस को शामिल किया गया है कोको डेरिवेटिव्स में? तो क्रूड कोकीन, एगोनिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और कोकीन, और 0.1% से जो प्रिपरेशन है से अधिक कोकीन वाली जो प्रिपरेशन है वो सारी चीजें हमारे जो कोका डेरिवेटिव्स है इसमें शामिल किया गया है इसमें, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो कैनेबिस जो है चरस है वो कोका डेरिवेटिव्स में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अंडर सेक्शन 223 रिफर्स टू, है ना। तो धारा 2 क्लॉज 23 के अनुसार साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का अर्थ क्या है? तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का अर्थ है एनी सब्सटेंस लिस्टेड इन शेड्यूल, जो अनुसूची में सूचीबद्ध कोई पदार्थ है वो इसमें साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनी नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस लिस्टेड इन शेड्यूल ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। तो एक्ट के जो शेड्यूल में जो लिस्टेड की गई है, जो प्राकृतिक तौर से या कृत्रिम तौर से सिंथेटिक तौर पर लिस्टेड की गई है, वो चीज इसमें साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में शामिल की जाएगी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये देख लीजिए, LSD, MDMA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है Which of the following is not opium under section 2 clause 15? तो धारा 2:15 के अनुसार इनमें से कौन सा ओपीएम नहीं है? इसमें से ओपीएम जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रिपरेशन विथ नॉट लेस देन 0.2% मॉर्फिन, है ना। तो 0.2% से कम मॉर्फिन वाली जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो ओपीएम नहीं होगी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अफीम के अर्थ में है अफीम पौधे का गाढ़ा रस और उसका कोई मिश्रण। ठीक है, तो ये चीज ओपीएम में आ जाएगी, बाकी एक्सक्लूड है, जो 0.2% या उससे कम मॉर्फिन वाली तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपी स्ट्रॉ डज नॉट इंक्लूड विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट? ठीक है, तो ये पॉपी स्ट्रॉ जो पौधा है उसमें कौन सा भाग, पौधे का कौन सा भाग शामिल नहीं, पॉपी स्ट्रॉ में पौधे का कौन सा भाग शामिल नहीं किया गया है? तो जो बीज है, सीड्स है, वो पॉपी स्ट्रॉ में पौधे के इस भाग को शामिल नहीं किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 18 poppy straw all parts of opium poppy after harvesting except the seeds। तो अफीम पौधे के सभी भाग कटाई के बाद बीजों को छोड़कर, तो पॉपी स्ट्रॉ में क्या आएगा, अफीम पौधे के सारे भाग आ जाएंगे लेकिन बीजों को छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो वो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, स्टीम्स इंक्लूड किया गया है, कैप्सूल्स इंक्लूड किया, लेकिन सीड जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर्ड ड्रग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अनुसार मैन्युफैक्चर्ड ड्रग में क्या शामिल है? तो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग में शामिल है कोको डेरिवेटिव।
तो मैन्युफैक्चरिंग ड्रग में शामिल किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 11 में मैन्युफैक्चर ड्रग में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो कोका डेरिवेटिव, अफीम डेरिवेटिव, औषधि कैनबिस, पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेंट और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पदार्थ। तो कोका डेरिवेटिव्स, ओपियम, मेडिकल कैनबिस, पॉपी स्ट्रॉ कंसंट्रेट और एनी अदर सब्सटेंस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स मीन्स। तो जो इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स है उसका अर्थ क्या है। तो एनी नार्कोटिक यूज फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस, चिकित्सा और वैज्ञानिक उपयोग के लिए जो है वो इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स बोला जाएगा। ठीक है, ये इसेंशियल होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। essential narcotic drugs notified by the central government for medical और scientific use। तो ये ऐसे जो ड्रग्स है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है मेडिकल और साइंटिफिक यूज के लिए, वो एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स माना जाएगा। ये डेफिनेशन डिफाइन की गई सेक्शन 2 क्लॉज 8A के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द NDPS एक्ट, हु हैज द पावर टू ऐड और रिमूव सब्सटेंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। पूछा गया है कि धारा 3 के अनुसार जो मादक द्रव्य है उसकी सूची में किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को अगर जोड़ा जा रहा है या हटाया जा रहा है तो ये अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। NDPS एक्ट की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वो किसी साइकोट्रॉपिक पदार्थ को सूची में जोड़ सकती है या हटा सकती है। यह निर्णय लिया जाता है वैज्ञानिक प्रमाण, दुष्प्रभाव एवं दुरुपयोग की संभावनाओं के आधार पर। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों में हुए संशोधनों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी चीज को जोड़ रही है, हटा रही है, तो वो इन ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए कि ये जो डिसीजन है इनको ध्यान में रखते हुए कि उसका क्या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इफेक्ट और एब्यूज पोटेंशियल क्या रहेगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन में क्या चेंजेस हो रही है, उनको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा। केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना राजपत्र ऑफिशियल गजेट में जारी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 NDPS एक्ट mandates which authority to take measure for preventing drugs abuse and illicit traffic। तो धारा 4 के अधिनियम, इस अधिनियम के अनुसार मादक द्रव्य के दुरुपयोग और अवैध व्यापार को रोकने के उपाय कौन करेगा। ठीक है, तो ये अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पर आएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो किसी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार को रोकने के लिए मेजर्स ले। इसका एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अनुसार केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नशे का दुरुपयोग रोका जाए, अवैध कारोबार पर रोक लगे और वैज्ञानिक और चिकित्सीय उपयोग सुनिश्चित हो। ठीक है, तो ड्रग एब्यूज, इलिसिट ट्रैफिकिंग और इंश्योर मेडिकल और साइंटिफिक यूज। ठीक है, ये सब कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए नेसेसरी मेजर्स ले सकती है। तो ये राइट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सेक्शन 4 क्लॉज 1 के तहत, सब सेक्शन 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो धारा 4 सबसेक्शन 2 के तहत जो अधिकारियों राज्य सरकार के समन्वय की जिम्मेदारी, उनका कोऑर्डिनेशन हो, इसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी। तो इसकी भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये धारा कहती है कि NDPS एक्ट के सुचारू कार्यान्वयन के हेतु समन्वय का कार्य केंद्र सरकार करेगी। कोऑर्डिनेशन पावर जो है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट ऑफ द NDPS एक्ट। NDPS एक्ट को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 हु अपॉइंट द नार्कोटिक कमिश्नर। तो नार्कोटिक
आयुक्त जो है, नारकोटिक्स आयुक्त है, उसको कौन अपॉइंट करेगा? तो उसको जो अपॉइंट करेगा केंद्र सरकार करेगी, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कौन कौन को नार्कोटिक कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है, और अदर ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनडीपीएस एक्ट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ द नार्कोटिक्स कमिश्नर अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 इज, तो ये जो आयुक्त है, जो अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है आयुक्त का, तो इसका मेन काम क्या है, इसका प्रमुख कार्य क्या होगा? इसका प्रमुख कार्य होगा सुपरविजन ऑफ ओपियम पॉपी कल्टीवेशन, जो अफीम की खेती है उसका निरीक्षण करना इसका मेन उद्देश्य होगा, मेन मतलब प्रमुख कार्य होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 में बोला है नार्कोटिक कमिश्नर क्या करेगा, सुपरवाइज, वो जो है कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, ओपियम पॉपी और प्रोडक्शन ऑफ ओपियम जो है उसका निरीक्षण करेगा, पर्यवेक्षण निरीक्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमिटी अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो परामर्शदात्री समिति बनाई गई है उसमें कितने सदस्य होंगे, अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो अधिकतम सदस्य 20 होंगे। ठीक है, इसमें एक चेयरमैन होगा और 20 नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, ये कमिटी जो होगी कंसल्टेटिव कमिटी। सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में बोला गया है कि एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं इस समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 7 empowers which authority to appoint officer for NDPS enforcement at the state level, तो धारा 7 राज्य स्तर पर एनडीपीएस अधिनियम के लागू करने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार किसे देती है? तो यहाँ पर जो मतलब जो है स्टेट गवर्नमेंट आएगा, क्योंकि राज्य स्तर पर अगर इस एक्ट को लागू करना है तो जो अधिकारियों की नियुक्ति होगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में दिया गया है कि राज्य सरकार एनडीपीएस अधिनियम को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 7A subsection 1 of the NDPS Act, who has the power to constitute the National Fund for Control of Drug Abuse, तो धारा 7A क्लॉज 1 में एक्ट के तहत नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज बनाने का अधिकार किसके पास दिया गया है? तो ये जो फंड बनेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धारा 7A क्लॉज ए के अनुसार केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज स्थापित कर सकती है। राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। ठीक है, और ये किसके थ्रू? ऑफिशियल गजेट के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा ये बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ क्रेडिट टू द नेशनल फंड अंडर सेक्शन 7A सब सेक्शन 1, तो निम्न में से कौन सा जो सोर्स है, स्रोत है, वो नेशनल फंड में जमा नहीं होता है? तो नेशनल फंड में जो जमा नहीं होगा वो होगा जीएसटी कलेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो ये जीएसटी इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन क्या क्या कलेक्शन शामिल होंगे ये देख लेते हैं हम। सेक्शन 7A सब सेक्शन 1 मेंशन 4 सोर्सेस, तो क्या क्या सोर्सेस है? संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि, है ना, अमाउंट अप्रोप्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, सेल प्रोसीड ऑफ फॉरफिटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर जब्त संपत्ति की है उसकी बिक्री की गई तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। ग्रांट्स बाय पर्सन और इंस्टीट्यूशन, तो व्यक्ति या संस्था से अनुदान, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और निवेश जो किया गया है उससे जो आय होगी वो सब इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7A subsection 2 which of the following is purpose for which the fund may be used, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो कोष है उसका उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है ना। तो ये जो फंड बनाया गया है उसमें जो पैसा आएगा वो किस लिए हम यूज करेंगे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है किस लिए यूज करेगी? तो ये करेगी आइडेंटिफाई एंड ट्रीटिंग एडिक्ट्स, जो नशाग्रस्त व्यक्ति है उनकी पहचान करना और उनके उपचार के लिए
इस फंड का उपयोग किया जाएगा। इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इस कोष के जिन उपयोगों का उल्लेख है उसमें दिया गया है नशीली दवाओं की तस्करी रोकना, नशा दुरुपयोग नियंत्रित करना, नशाग्रस्त व्यक्तियों की पहचान, उपचार और पुनर्वास करना, जनता को जागरूक करना और चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाओं का वितरण करना। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ये कोष का उपयोग किया जा सकता है। तो कम्बेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, आइडेंटिफाई ट्रीटिंग रिहेबिलिटेटिंग एडिक्ट्स, पब्लिक एजुकेशन, प्रिवेंटिंग ड्रग एब्यूज और सप्लाई नेसेसरी मेडिकल ड्रग्स, इन सब कामों के लिए ये फंड का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 7A सबसेक्शन 4 द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी शैल नॉट बी बिलो विच रैंक। तो इस जो चेयरमैन है, ये जो बॉडी बनाई गई है इसके अंदर जो चेयरमैन होगा वो अध्यक्ष का न्यूनतम पद कम से कम नहीं होना चाहिए। तो किससे नहीं होना चाहिए? एडिशनल सेक्रेटरी, अतिरिक्त सचिव से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धारा 7A सबसेक्शन 4 स्पष्ट करती है कि गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष केंद्रीय सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी जो है अतिरिक्त सचिव है से कम रैंक का नहीं हो सकता है। इसमें चेयरमैन मस्ट बी हाई रैंक ऑफ ऑफिसर होना चाहिए और मैक्सिमम इसमें मेंबर्स कितने होंगे? 6 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन As per section 7B, where must the central government publish the annual report of activities financed under the fund? जो धारा 7B के अनुसार कोष में वित्त पोषित गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट कहाँ प्रकाशित की जाती है? मतलब जो कोष से में से जो फाइनेंस हो रहा है उसकी जो भी एक्टिविटीज है उसकी एनुअल रिपोर्ट जो बनेगी वो कहाँ पब्लिश की जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ उसे पब्लिश करेगा? तो उसको ऑफिशियल गजट के थ्रू पब्लिश करेगा। So section 7B mandates that after every financial year, the central government must publish a report of activities financed under section 7A, a statement of accounts in the official gazette. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फाइनेंस की गई गतिविधि एक्टिविटीज है उसकी एनुअल रिपोर्ट जो 7A के तहत जो भी फाइनेंस की गतिविधि है वो उसका लेखा विवरण जो है वो वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर ऑफिशियल गजट में प्रकाशित किया जाएगा। Next question. Under Section 8 of the NDPS Act, which of the following activities is completely prohibited except for medical और scientific purpose? तो धारा 8 के अनुसार निम्न में से कौन सी गतिविधियां चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है? तो क्या क्या एक्टिविटीज को प्रतिबंधित किया गया है? तो यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ कोका प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट और प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और पोजेशन, सेल ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, ये सब को प्रोहिबिट किया गया। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 8 क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी clearly states that no one can cultivate coca plant, opium poppy, cannabis plant or produce, possess, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट एनी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो ये सब चीजों को क्लियरली बोला गया है ये प्रोहिबिट है, ये कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और सिर्फ जब तक कि ये इनका उपयोग किसके लिए? अनलेस इफ इट इज फॉर मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस एंड प्रॉपरली लाइसेंस, जब तक कि वो प्रॉपरली लाइसेंस जो चिकित्सीय या वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए नहीं हो। बाकी इन सब के यूज करना, कल्टीवेशन करना, प्रोड्यूस करना, सेल, परचेस, ये सबको प्रोहिबिट किया गया है अंडर सेक्शन 8 के तहत। की पॉइंट देख लेते हैं। तो सेक्शन ए, क्लॉज ए में प्रोहिबिट किया गया है कोका प्लांट कल्टीवेशन, बी में ओपियम पॉपी और कैनाबिस कल्टीवेशन और सी में प्रोडक्शन, पोजेशन, सेल और ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिशन किया गया है। एक्सेप्शन दिया है मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस ओनली और स्पेशल प्रोविजो दिया है कि गांजा प्रोहिबिशन स्टार्ट फ्रॉम डेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 8A prohibits which activity related to property derived from NDPS offense। तो धारा 8A किस गतिविधि को प्रतिबंधित करती है जो
एनडीपीएस अपराध से प्राप्त संपत्ति से संबंधित है। तो जो एनडीपीएस अपराध जो है उससे संबंधित अगर कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी क्या गतिविधि पर प्रोहिबिशन है, तो ऐसी संपत्ति का रूपांतरण या हस्तांतरण, कन्वर्जन और ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है, वास्तविक प्रकृति या स्रोत को छिपाना, कंसीलिंग द ट्रूथ एंड नेचर और सोर्सेस, और ऐसी संपत्ति को जानकर अधिग्रहित करना, नोइंगली एक्वायरिंग और यूजिंग सच प्रॉपर्टी। तो ये सारी जो एनडीपीएस एक्टिविटी में जो संपत्ति यूज हुई है ना, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो अपराध हुए इससे रिलेटेड, उसमें जो संपत्ति हुई है, तो यहाँ पर इस रूप में इस गतिविधियों को प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 8A क्लॉज A, B, C में प्रोहिबिट किया गया है कन्वर्टिंग, ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम एनडीपीएस क्राइम्स, कंसीलिंग ट्रू सोर्स और नेचर और नोइंगली एक्वायरिंग और यूजिंग सच प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस सेक्शन डील्स विद मनी लॉन्ड्रिंग लाइक एक्टिविटीज रिलेटेड टू ड्रग क्राइम्स। हिंदी में देख लेते हैं। एनडीपीएस अपराध से प्राप्त संपत्ति को बदलना या स्थानांतरित करना, उसकी वास्तविक प्रकृति या स्रोत को छिपाना, ऐसी संपत्ति को जानकर लेना या उपयोग करना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो केंद्र सरकार निम्न में से किस चीज को रेगुलेट कर सकती, विनियमित कर सकती है। तो केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है, कल्टीवेशन ऑफ कोको प्लांट को रेगुलेट कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग को कर सकती है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, ये सभी एक्टिविटीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर सकती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में जो बोला है, इसके जो क्लॉज ए के 1 to 7 तक के जो पॉइंट्स है उसमें दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। कल्टीवेशन ऑफ कोका एंड ओपीएम पॉपी, प्रोडक्शन ऑफ ओपीएम पॉपी स्ट्रॉ, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट, इन सबको रेगुलेट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 9A इन द एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 9A का क्या पर्पस है इस एक्ट में, तो इसका जो पर्पस है, रेगुलेटिंग कंट्रोल्ड सब्सटेंस यूज्ड फॉर एनडीपीएस ड्रग्स मैन्युफैक्चर, जो एनडीपीएस दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त नियंत्रित पदार्थों का विनियमन करना है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये सेक्शन लाया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 9A क्लॉज 1 और क्लॉज 2 empowers the central government to regulate or prohibit production, supply, distribution, trade of controlled substance. These substances are precursors used for drug manufacturing. तो नियंत्रित पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, परिवहन आदि को विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार के पास पावर है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।